नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 15 अगस्त को दिल्ली में झंडा फहरा सकते हैं। 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता को संबोधित करने का मौका मिल सकता है, क्योंकि आज यानी ठीक 24 घंटे पहले दिल्ली में इस देश की सर्वोच्च न्यायालय अरविंद केजरीवाल के दिल्ली के लिकर केस वाले मामले में जमानत अर्जी पर सुनवाई करने जा रही है। अब तक आपने यही सुना कि अरविंद केजरीवाल की जगह कैलाश गहलोत तिरंगा फहराएंगे दिल्ली में, और यह इस देश के इतिहास में पहला मौका होगा जब दिल्ली में या किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री की जगह कोई व्यक्ति स्वतंत्रता दिवस को ध्वजारोहण करेगा। 1974 से राज्यों के मुख्यमंत्रियों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण की इजाजत मिली हुई है, संवैधानिक इजाजत मिली हुई है, और उसके बाद से यह पहला मौका 40-50 सालों बाद यह पहला मौका आ रहा था जिसमें दिल्ली में मुख्यमंत्री की जगह कोई व्यक्ति, कोई दूसरा व्यक्ति, कैबिनेट का कोई सदस्य ध्वजारोहण करता। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से आनन फानन में सीबीआई के मामले में जिसमें केजरीवाल को जेल में डाला गया है, उस मामले में जमानत अर्जी पर सुनवाई शुरू करने वाली है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भूइयां की बेंच में सुनवाई होने जा रही है, और 14 अगस्त को आज सुनवाई हो रही है। स्वतंत्रता दिवस के ठीक एक दिन पहले सुनवाई हो रही है। तो दिल्ली की जनता, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, अरविंद केजरीवाल के समर्थक, इन सब के मन में, और खासकर इंडिया अलायंस के लोग, जिस अलायंस का हिस्सा आम आदमी पार्टी है, इन सब के मन में एक इच्छा है कि अरविंद केजरीवाल कोई संवैधानिक संकट से बचने के लिए भी उनका जेल से बाहर आना जरूरी है। लिहाजा आज उन्हें जमानत मिल सकती है। जमानत मिलने की उम्मीद इसलिए भी लग रही है क्योंकि 14 अगस्त को सुनवाई की जरूरत क्यों पड़ी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भूइयां सुनवाई करने क्यों जा रहे हैं? दरअसल इस मामले में हो सकता है कि आज की सुनवाई में जमानत के विरोध के लिए बहुत तीखी दलीलें ना दी जाए केंद्र सरकार के वकील की तरफ से, सीबीआई के वकील की तरफ से, क्योंकि अगर दिल्ली में मुख्यमंत्री झंडा नहीं फहराएगा तो इस देश के लोग, इस देश में लोकतंत्र को पसंद करने वाले लोग अरविंद केजरीवाल को नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा ईडी के दुरुपयोग की परिस्थितियों को इस संवैधानिक रूप से विचित्र स्थिति पैदा होने के लिए जिम्मेदार मानेंगे। कल्पना कीजिए कि कल को इस देश में कोई प्रधानमंत्री गिरफ्तार हो जाए तो क्या प्रधानमंत्री की जगह विदेश मंत्री या गृह मंत्री लाल किले से झंडा फहराएंगे? और वो कैसी विचित्र स्थिति होगी इस देश के लिए। यही विचित्र स्थिति आज दिखाई दे रही है, क्योंकि एक तो हजार पन्ने की चार्जशीट ला रही है ईडी और सीबीआई, और जब चार्जशीट आ रही है उस चार्जशीट में कुछ सब्सटेंशियल फैक्ट नहीं निकल रहे हैं। कोई क्विड प्रो को, यानी किसी लाभ के बदले में कैबिनेट पॉलिसी को चेंज किया गया शराब के मामले में, यानी क्विड प्रो को जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, वो प्रूफ नहीं हो पा रहा है। और जब वो सिद्ध नहीं हो पा रहा है तो मनीष सिसोदिया को जमानत दी गई। जब वो क्विड प्रो को सिद्ध नहीं हो पा रहा था तब संजय सिंह को जमानत दी गई। और जब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी कोई मजबूत दलील या सबूत पेश करने में ईडी सीबीआई नाकाम रही है तो भला अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने का क्या तुक है? क्या अरविंद केजरीवाल देश छोड़कर भाग जाएंगे? कि यदि उनके खिलाफ, उनके जेल से बाहर आने के बाद भी यदि ईडी सबूत लाएगी तो उन्हें पकड़ा नहीं जा सकेगा या उन्हें सजा नहीं दी जा सकेगी? वो इस देश के एक निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। जनता के द्वारा 90% सीटें उनकी पार्टी को दी गई, एक तरफा बहुमत दिया गया और उस मुख्यमंत्री को जेल में रखा गया है। ईडी किस प्रकार से काम कर रही है सबको मालूम है, क्योंकि ईडी एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चलाती प्रतीत हो रही है, दूसरी तरफ एनडीए के गठबंधन सहयोगियों की संख्या बढ़ाती प्रतीत हो रही है, तीसरी तरफ विपक्ष टॉर्चर एजेंसी, ऑपोजिशन को टॉर्चर करने वाली एजेंसी का ठप्पा तो उस पर विपक्ष ने पहले ही लगा दिया है। कई सारे मामले आप देख सकते हैं। हेमंता बिस्व शर्मा कांग्रेस में थे, ईडी का नोटिस मिला, और नोटिस यानी प्रेम पत्र भी कह सकते हैं, क्योंकि उस प्रेम पत्र में, ईडी के प्रेम पत्र में इतना स्नेह था कि उससे वशीभूत होकर हेमंता बिस्व शर्मा भाजपा के खेमे में चले गए, आज मुख्यमंत्री हैं। शुभेंदु अधिकारी को ईडी का प्रेम पत्र मिला, वो भी टीएमसी छोड़कर भाजपाई हो गए। महाराष्ट्र में तो पूरी श्रृंखला ही चली
कि कैसे दो दो पार्टियों को तोड़ा गया, उनका सिंबल तक छीना गया। बिहार में जब जब नीतीश कुमार और लालू यादव के एक होने की बातें होती है, जब जब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू आरजेडी के करीब जाने की चर्चा शुरू होती है, तब तब लैंड फॉर जॉब का जिन्न बाहर निकल आता है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा बन रही थी, गुजरात में भी, हरियाणा में भी, दिल्ली में भी। 3 राज्यों की चुनावी संभावनाएं एक साथ बीजेपी के लिए प्रभावित होती लग रही थी। तब सीधे सीधे ईडी बीच में कूद गई, अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी हो गई। और जब इस मामले में दिल्ली के वित्त मंत्री रहे, दिल्ली के आबकारी मंत्री रहे मनीष सिसोदिया को जमानत मिल सकती है, उनके खिलाफ कोई सबूत अब तक ईडी पेश नहीं कर पाई, ये न्यायालय कह रही है। तो जब डिपार्टमेंटल मिनिस्टर के पास, विभागीय मंत्री के खिलाफ ईडी अपने चार्जशीट में कोई सबूत दे पाने में अब तक नाकाम रही है, तो फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में रखने का क्या मकसद है? हालांकि यह मामला सब जुडिस है, न्यायालय के सामने है। विद्वान न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के 2 विद्वान न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भूया आज इस मामले की सुनवाई करेंगे और सारे फैक्ट कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस वक्त जमानत देना उचित है या नहीं उचित है, इस पर फैसला निश्चित तौर पर इन्हीं दोनों जजों को लेना है। और जो भी फैसला होगा उसकी पल पल की अपडेट हम आपको देंगे। लेकिन कल जिस प्रकार से खबर आई, वो खबर ये आई कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के मामले पर, सीबीआई के मामले पर सुनवाई होने जा रही है। एक एक कर सभी लोग बाहर आ रहे हैं। हेमंत सोरेन भी बाहर आ गए, वो फिर मुख्यमंत्री बन गए, झारखंड के मुख्यमंत्री। तो क्या लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की चुनावी संभावनाओं को बेहतर करने का ठेका ईडी ने उठाया था? दिल्ली में तो शराब के ठेके को लेकर विवाद हुआ कि शराब के ठेके और उसको लेकर जो पॉलिसी बनाई गई, उस शराब ठेके की पॉलिसी की वजह से जेल गए। तो क्या ईडी के लोग ये ठेका उठाकर बैठे हुए हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की चुनावी संभावनाओं को बेहतर करते रहे? माधवी बुच जो सेबी की डायरेक्टर है, सेबी की निदेशक है, चेयरपर्सन है, वहां पर विनोद अडानी के साथ कथित संबंधों को लेकर हिंडनबर्ग आरोप लगा रहा है। क्या आपने सुना कि ईडी ने कभी माधवी बुच या उनके पति को गिरफ्तार करने का रुख किया हो? क्या माधवी बुच के दरवाजे पर जाने से ईडी के हाथ पांव क्यों कांपते हैं? क्या विनोद अडानी को छूने से ईडी को कौन सी दिक्कत आती है कि यदि ईडी विनोद अडानी तक पहुंच जाए, ईडी माधवी बुच तक पहुंच जाए तो उसे दिक्कत आएगी, सीबीआई को दिक्कत आएगी। और उसी ईडी का अधिकारी इसी दिल्ली के शराब पॉलिसी के मामले में दिल्ली के एक शराब व्यवसायी से 5 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगते हुए गिरफ्तार किया गया, सीबीआई के द्वारा ही गिरफ्तार किया गया। राजस्थान में एक ईडी का व्यक्ति गिरफ्तार हुआ, तमिलनाडु में गिरफ्तार हुआ, और अभी फिर दिल्ली में एक मुंबई के ज्वेलर्स से 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते वो ईडी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ न्याय और इंसाफ का कथित ब्रांड बनी हुई है, उस ब्रांड के ऊपर धब्बा लगाते हुए जिस ईडी के अधिकारी खुद गिरफ्तार हो रहे हैं, वो हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्रियों को जेल डालेगी। वो राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ करेगी, जिसका अपना रिकॉर्ड भ्रष्टाचार में पूरी तरह से डूबे होने का हो जिस संस्था का, वो संस्था, वो जांच एजेंसी भ्रष्टाचार के मामले की जांच करेगी। बिहार में कहावत है, मांस की पोटली का गिद्ध रखवार, यानी कोई मटन खरीद के ले जा रहा है, उसकी रखवाली करने के लिए गिद्ध को दिया जाएगा। जिस जांच एजेंसी का अधिकारी खुद भ्रष्ट हो, खुद रंगे हाथों रुपए लेते पकड़ा जा रहा हो, वो भ्रष्टाचार की जांच कर मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल रहे हैं। निश्चित तौर पर ये सारे मामले अरविंद केजरीवाल के वकील स्वाभाविक है कि कल सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाएंगे कि देखिए ये वही जांच एजेंसी है जिसके खुद के लोग दिल्ली से लेकर चेन्नई तक, जयपुर तक, और इसी शराब पॉलिसी मामले में एक शराब व्यवसायी से रुपया लेते हुए पिछले साल पकड़े गए थे। और इस परिस्थिति में एक मुख्यमंत्री जेल में बंद है। न्याय व्यवस्था के ऊपर आज की तारीख में जो जस्टिस चंद्रचूड़ कहते हैं कि जज जमानत के मामले में दबाव में होते हैं, लोअर कोर्ट के जज। अब सवाल तो यह भी उठता है कि इतने दिनों से क्या ईडी के दबाव में अरविंद केजरीवाल को बेल नहीं मिल रही थी? यहां तक कि निचली अदालत से जमानत दी भी गई तो दी हुई जमानत को भी ऊपर आकर खारिज कर दिया गया। यह विचित्र केस भारत में ही होता है। और ये सारे मामले स्वाभाविक है कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जो सुनवाई होने जा रही है, एक दिन पहले जो सुनवाई होने जा रही है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 2 विद्वान न्यायाधीशों की,
के संज्ञान में आने जा रहा है। देखते जाइए क्या होता है। और अगर जमानत मिलती भी है अरविंद केजरीवाल को, हेमंत सोरेन की तरह यदि जमानत मिलती भी है, तो पूरे देश को यह साफ संदेश चला जाएगा कि लोकसभा चुनाव में पार्टी की छवि को खराब करने के लिए, जनता के बीच बदनाम करने के लिए एक बेहद ही गंदी राजनीतिक साजिश का निशाना बनाया गया विपक्षी दलों को। कई सारे मामले हैं। और परसेप्शन बिल्डअप की जहां तक बात है, परसेप्शन बिल्डिंग की, तो परसेप्शन यानी माहौल बनाने की जो कोशिश है, उस माहौल बनाने की कोशिश में चुनावी हिंदुत्व का नकाब उतर चुका है। इस देश में अच्छे दिन आने का नकाब उतर चुका है। अच्छे दिन किनके आए वो दिख भी रहा है कि कौन 40,000 करोड़ से 15 लाख करोड़ की कमाई तक पहुंच गया, कौन एक घंटे में 90 करोड़ रुपए प्रति घंटे के हिसाब से कमाया एक दौर में, इसी सरकार में, नरेंद्र मोदी सरकार के दौर में ही, कोरोना काल में, और कौन 1000 करोड़ रुपए प्रतिदिन से ज्यादा कमाया। और किसके अच्छे दिन आए, किसके बुरे दिन आए, लेकिन इस देश में लोकतंत्र के बुरे दिन जरूर आ गए कुछ दिनों के लिए, जब इस देश में विपक्ष को बदनाम करने के लिए बिना किसी सबूत के पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का दुरुपयोग करते हुए अनिल देशमुख से लेकर संजय राउत तक, अरविंद केजरीवाल से लेकर हेमंत सोरेन तक के कविता तक सबको सलाखों के पीछे डाला गया। लेकिन सलाखों के पीछे से बाहर आने वाले लोग, और क्या ईडी अपना इकबाल बचा पाएगी? सबसे बड़ा सवाल ईडी के इकबाल का है कि क्या ईडी नरेंद्र मोदी की सरकार की इतनी बड़ी गुलाम हो गई, या गुलामी की ऐसी रवायत में ढल गई जिससे दूसरे लोग सत्ता में आए तो मौजूदा सरकार से 10 गुनी ज्यादा गुलामी ईडी से कराए। ये हालात भी लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं होगा। लेकिन फिलहाल तो नजर आज की जमानत पर है कि दिल्ली के कथित शराब घोटाले में, जिसे घोटाला न कहकर एक पॉलिसी कहा जा सकता है, क्योंकि एक कैबिनेट का डिसीजन था, और कैबिनेट में जो पॉलिसी डिसीजन, नीतिगत निर्णय होता है, उससे कुछ व्यवसायियों को लाभ हुआ होगा, कुछ को नुकसान हुआ होगा, और उस पॉलिसी को बिना किसी स्पष्ट सबूत के, बिना किसी ठोस सबूत के, बिना किसी क्विड प्रो क्वो के प्रूफ हुए सलाखों के पीछे मुख्यमंत्री और मंत्रियों को डालने की जो रवायत थी, उस पर आज सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आएगा। उम्मीद करते हैं कि यह फैसला न्याय के तराजू को जिंदा रखने वाला होगा, उसके संतुलन को बनाए रखने वाला होगा। देखते हैं होता क्या है आज के लिए इतना ही। नमस्कार।